जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम बात करते हैं दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर मैथ के ऊपर। यानी कि दोस्तों अगर आपको पता होगा शायद कि इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं पेपर सब्जेक्टिव होगा, तो इसीलिए दोस्तों हम ले आए हैं आपके लिए डिफिनीशन। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी थर्ड सेमेस्टर में डिफिनीशन है। अगर आपकी दोस्तों इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्टैटिक सांख्यिक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिका या लैटिन भाषा के शब्द स्टैटस अथवा जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक से हुई है ना। पहला होता है एक वचन के रूप में, इसका अर्थ है सांख्यिकी विषय, और दूसरा है बहुवचन के रूप में, इसका अर्थ है दोस्तों आंकड़े या डाटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पूरे विश्व में इसके जनक कौन है। पूरे विश्व में इसके जनक हैं जो दोस्तों प्रोफेसर आर ए फिशर दोस्तों इसके जनक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? लंदन। पूरा नाम बात करते हैं इनके पूरे नाम की, पूरा नाम था प्रोफेसर रोनाल्ड अल्मर फिशर था इनका पूरा नाम। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय सांख्यिकी जनक कौन है। भारतीय सांख्यिकी जनक जो दोस्तों है प्रोफेसर पी मालिनोविच हैं, भारतीय सांख्यिकी जनक। ठीक है, अब बात करते हैं कि शब्द किसने दिया था। ये शब्द दिया था प्रोफेसर गॉडफ्राइड अकेनवाल ने ये शब्द दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं सांख्यिकी की परिभाषा, यानी कि इसके दो परिभाषा, यानी कि आपसे दो रूप में परिभाषा आपसे पूछ सकता है। यानी कि सबसे पहले संकीर्ण परिभाषाएं कौन सी होती हैं, व्यापक परिभाषाएं कौन सी होती हैं। तो संकीर्ण परिभाषाएं आपकी कौन है दोस्तों? संकीर्ण परिभाषाएं दोस्तों हैं कि इन परिभाषाओं का अपूर्ण या प्राचीन मत की परिभाषाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्राचीन काल में सांख्यिक विज्ञान राज विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, और अतः इन परिभाषाओं का क्षेत्र या तो राज विज्ञान तक ही सीमित या विज्ञान तक ही सीमित रहा, या कतिपय सांख्यिक विधियों तक, जैसे कि गणना माद जो उस समय अधिक महत्वपूर्ण थी। यही कारण है कि ये परिभाषाएं समकोण दृष्टि की प्रतीक मानी जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं। वैज्ञानिकों के अनुसार थी डॉक्टर बाउल ने सांख्यिकी परिभाषा निम्न प्रकार दी। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, और सांख्यिकी को सही अर्थ में औसत का विज्ञान कहते हैं। और दोस्तों सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। नेक्स्ट है दोस्तों वासी गठन के अनुसार। वासी गठन ने कहा है सांख्यिकी अनुमानों और संभाव्यताओं का विज्ञान है। अब आती हैं व्यापक परिभाषाएं। व्यापक परिभाषाएं आपकी है, इन परिभाषाओं को आधुनिक युग की परिभाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि दोस्तों आधुनिक संख्या शास्त्री सांख्यिकी का क्षेत्र अधिक बृहद समझते हैं। अगर इनमें अनेक सांख्यिकी विधियों को सम्मिलित करते हैं तो आधुनिक मत की परिभाषा में कुछ मुख्य उल्लेख आगे दिए गए हैं। सबसे पहले प्रोफेसर किंग के अनुसार, प्रोफेसर किंग ने क्या कहा आपसे? प्रोफेसर किंग ने कहा गणना तथा अनुमानों के संग्रह विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणाम से सामूहिक प्रकृति अथवा सामाजिक घटनाओं का निर्णय करने की विधि का सांख्यिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों परिभाषाएं स्पष्टीकरण, परिभाषाओं का स्पष्टीकरण, इन परिभाषाओं को इन तीन बातों में जोड़ डाला गया है। पहला, यह विवेचन सामूहिक रूप से होता है, और सांख्यिकी विज्ञान में प्रकृति या सामाजिक घटनाओं का विवेचन होता है। नेक्स्ट है, यह विवेचन गणना या अनुमानों द्वारा एकत्र किए हुए समग्र विश्लेषण प्राप्त परिणाम से आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये आपकी फालतू चीजें हैं ये, क्योंकि हम आपसे वही बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये आप इसमें स्टार लगा लीजिए, ये इसमें इस डिफिनीशन में आप स्टार लगा लीजिए। कौन सी है दोस्तों डिफिनीशन? विज्ञान वह कला है और जो सामाजिक आर्थिक प्रकृति व अन्य समस्याओं से संबंधित संबंधों के संग्रह वर्गीकरण सरणी प्रस्तुतिकरण संबंध स्थापन निर्वाचन और पूर्वानुमान के संबंध रखती है। ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ताकि निर्धारण उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब आप दोस्तों ये आपका 6 नंबर में, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 2017 में जब पेपर आपका हुआ था तब इसमें पूछा था इसके उद्देश्य बताइए। तो इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? दोस्तों संपृष्ट का अध्ययन करना, यानी कि दोस्तों सांख्यिकी का उद्देश्य प्रतिदर्श इकाइयों के गुणों का अध्ययन करना, संपृष्ट की इकाइयों के गुणों का अनुमान लगाना। जैसे कि पूरे खेत में गेहूं की प्रतिवारी दानों की संख्या आधार पर उस खेत में लिए गए 10-20 पौधे के प्रतिदर्श से लगाते हैं। अब क्या हो सकता है इसका दूसरा है आपका, दूसरा क्या आपका विचरण तथा इसके कारणों का अध्ययन करना। यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो सकता है? इसमें दोस्तों है विचरण प्रकृति का नियम है। सांख्यिकी का दूसरा उद्देश्य संपृष्ट की इकाइयों में विद्वान विचरण या उसके कारणों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्या है? आंकड़ों के लघुकरण तथा विश्लेषण की विधियों का अध्ययन करना। इसमें आपका क्या आता है? इसमें दोस्तों आपका आता है कि सांख्यिकी का तीसरा उद्देश्य अव्यवस्थित रूप से रखे आंकड़ों को शीर्ष ग्रह के रूप में बदलने की विधियों का अध्ययन करना होगा, जिससे कि आंकड़ों द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सके। ठीक है, अब दोस्तों इसकी विशेषताएं आती हैं। विशेषताएं ये भी आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि आपको शायद लघु उत्तरी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सांख्यिकी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आप हेडिंग अच्छे से पढ़ें। ये संख्यात्मक राशियाँ होती हैं, यानी कि दोस्तों ये कैसी राशियाँ होती हैं? ये संख्यात्मक राशियाँ होती हैं, जैसे कि गुणात्मक व्यंजन, जैसे अच्छा बुरा जवान अंधा आदि सांख्यिकी नहीं कहलाते हैं। समझ गए, यानी कि ये सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे, परंतु जब ये संख्यात्मक राशियों में व्यक्त किए जाते हैं तो सांख्यिकी कहलाते हैं। जैसे कि 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर में 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर इत्यादि सांख्यिकी कहलाएंगे। अच्छी फसल बुरी फसल या असाधारण फसल आदि सांख्यिकी नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नंबर, सांख्यिकी सदा समूह में होते हैं, यानी कि दोस्तों केवल एक निरीक्षण जैसे 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे, बल्कि इसी तरह के बहुत से निरीक्षण मिलाकर सांख्यिकी कहलाएंगे। इसी तरह से कई वर्षों के उत्तर प्रदेश में गेहूं का पैदावार, वर्षों की माप, जनसंख्या आदि के आंकड़ों पर सांख्यिकी कहलाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों आपका सांख्यिकी आपस में तुलना योग होते हैं, यानी कि दोस्तों अर्थात ये सब आंकड़े समान या साजाती होने की चाहिए। जैसे कि औसत भार निकालने के लिए एक ही कक्षा के छात्र का भार होना चाहिए। ये नहीं है कि कक्षा 5 के छात्र का भार ले ले, दूसरा इंटरमीडिएट का ले ले और तीसरा BA छात्र का भार ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के अतिरिक्त हुए छात्र को भार सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे जब तक किसी विशेष प्रयोजन ना एकत्रित किया जाए। क्या है, सांख्यिकी किसी ध्येय विशेष से संबंधित है, यानी कि दोस्तों अर्थात जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो ये उनका उद्देश्य पहले से ही निश्चित स्पष्ट रहता है। जैसे कि प्रदेश चावल इत्यादि का पैदावार आंकड़ों को एकत्र करने का प्रयोजन प्रदेश में पैदावार प्रति हेक्टेयर से निकाला जाता है, यानी कि पैदावार प्रति हेक्टेयर दर से माना जाता है। ठीक दोस्तों है सांख्यिकी की परिसीमाएं। सांख्यिकी परिसीमाएं क्या है, सांख्यिकी अत्यंत व्यापक विषय है, यानी कि इसकी कई परिसीमाएं हैं जिनको मुख्य परिसीमाएं नीचे दी गई हैं। क्या नीचे दी गई हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। इससे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है, यानी कि दोस्तों सांख्यिकी विधियों का प्रयोग व्यक्तिगत इकाइयों अध्ययन के लिए नहीं हो सकता है। फिर एक व्यक्ति का अध्ययन ना तो अन्वेषक के लिए लाभदायक है, ना ही समाज के लिए लाभदायक है। यदि ये कहा जाए कि कुछ व्यक्तियों के समुदाय का असंत या 2 वर्षों में सामान रहे तो उन व्यक्तियों पर ध्यान न जाएगा जो प्रथम वर्ष में गरीब थे और द्वितीय वर्ष में अमीर हो गए, तथा जो प्रथम वर्ष में अमीर थे वो द्वितीय वर्ष में गरीब हो गए, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है ये संपृष्ट की गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करती है। समझ गए, ये संपृष्ट की गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करती। जैसे कि चूंकि संख्यात्मक राशियां ही सांख्यिकी कहलाएंगी और सांख्यिकी विषय केवल इन्हीं राशियों के अध्ययन या विश्लेषण की विधियों से संबंधित है, इसलिए ऐसे विषय जो अंकित रूप से नहीं मापे जा सकते हैं, किसी भी तरह की सांख्यिकी विधियों को यंत्र में नहीं डाला जा सकता है। योग्यता, क्षमता, सत्यता, वक्तता, चपटापन आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो विषय का हो सकता है। ऐसे लक्षण जो इन विषयों से संबंधित है और संख्यात्मक रूप से मापे जाते हैं, तो अवश्य ऐसे भावात्मक विषय पर प्रकाश डाला जा सकता है। जैसे कि किसी विक्रेता की योग्यता इनके द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या या आंकी जा सकती है। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कि इस तरह के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन सांख्यिकी विधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों सांख्यिकी अध्ययन प्रारूप केवल औसत रूप से ही सत्य होता है, यानी कि दोस्तों संख्यात्मक आंकड़े विभिन्नता के कई कारणों का प्रभाव होता है। इन सभी कारणों के प्रभाव को अलग अलग अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए जो परिणाम निकाले जाते हैं वो औसत रूप से ही सत्य माने जाते हैं। यदि यह कहा जाए कि प्रत्येक में 10 में से 9 व्यक्ति लक्ष्य साबुन का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि यदि किन्हीं 10 व्यक्तियों का अध्ययन किया जाए तो उसमें से केवल 9 व्यक्ति का साबुन प्रयोग करते होंगे। जो हो सकता है कि अध्ययन में सभी प्रयोग करते हुए मिले, किसी में 9 प्रयोग करते हुए मिले, किसी में 8 प्रयोग करते हुए मिले आदि। कुल मिलाकर 10 में से 9 व्यक्ति औसत रूप से लक्ष्य साबुन प्रयोग करते मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बिना संदर्भ के अध्ययन भ्रामक होता है, यानी कि दोस्तों सांख्यिकी निष्कर्ष कभी कभी भ्रमपूर्ण होते हैं। यदि विषय का अध्ययन बिना संदर्भ में किया जाता है, तो उदाहरण के लिए यदि A और B व्यापारियों को 3 वर्ष में लाभ का माध्य 10,000 रुपये हो तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि उनका व्यापार समान रूप से चल रहा है। किंतु यदि उनके 3 वर्षों के लाभों को देखें तो निष्कर्ष गलत सिद्ध हो सकता है। यदि 3 वर्षों के लाभ 6,000, 10,000, 14,000 हो तो स्पष्ट है कि व्यापार उन्नति पर है। यदि लाभ 14,000, 10,000, 6,000 हो तो अवनति पर होगी। यदि लाभ 10,000, 10,000, 10,000 हो तो बिना उन्नति व अवनति के समान गति से चल रहा होगा। तो तीनों दशाओं में माद एक ही होता है। समझिए दोस्तों, यानी कि जब आपका बराबर होता है तो तीनों दशाओं में माद एक ही होता है। अब आती हैं सांख्यिकी की विधियां, यानी कि दोस्तों इसमें आप स्टार लगा लें। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन में पूछ सकता है 10 नंबर में कि सांख्यिकी विधियां कौन सी हैं और दोस्तों इनके सांख्यिकी विधियों में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और सांख्यिकी विधियां कितनी हैं। चलो देखते हैं कौन है दोस्तों। सांख्यिकी विज्ञान की कई विधियां हैं जिनके प्रयोग से अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र के लिए समांगों संकलन विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उचित परिणाम निकाले जाते हैं। जैसे कि प्रो यूल और प्रो केंडल के अनुसार सांख्यिकी विधियों से हमारा तात्पर्य उन विधियों से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित समूह को व्याख्या करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि किस प्रकार किया जाता है। महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, हमने बताया था ना सांख्यिकी विधियां कितनी हैं, बताते हैं। जैसे कि आंकड़ों का संग्रहण करना, वर्गीकरण, तो ये दोस्तों आपकी सांख्यिकी विधियां हैं। दोस्तों ये आपको अच्छे से पढ़नी होगी क्योंकि आपसे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सांख्यिकी विधियां कितनी हैं और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ डाटा। प्रत्येक सांख्यिकी अनुसंधान के लिए सबसे पहला व आवश्यक कार्य समस्या के अनुसार ये निश्चित किया जाता है कि कब और कहाँ से, किस ढंग से और कितने आंकड़े एकत्र किए जाएं जो समस्या पर प्रकाश डाल सके। संकलित समांगों की संपदा का कार्य भी इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों
संकलित समांगों का आकार भी इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट दोस्तों है आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, यानी कि दोस्तों क्लासिफिकेशन वर्गीकरण इकट्ठा किए हुए आंकड़ों को अधिक सरल व तुलना योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। वर्गीकरण विशेषता, विज्ञान, रंग, स्थान आदि किसी भी गुण का आधार भी हो सकता है यदि संक्षिप्तीकरण की दिशा में एक कदम आगे हो तो। आपका दोस्तों है सरलियन, यानी कि दोस्तों आंखों को अधिक अच्छा लगने, मस्तिष्क में आसानी से बैठ जाने तथा तुलना योग्य बनाने के लिए वक्रकृत आंकड़ों को अधिक सरल व स्पष्ट बनाया जाता है, जिसके लिए सारणीय शीर्षक और शीर्षकों के विभिन्न खानों से संबंधित संख्याएं लिखी जाती हैं। इसे हम दोस्तों सारणियन कहते हैं। अभी दोस्तों हम जब बोर्ड पे आपको समझाएंगे ना, ये आपको सारी बोर्ड पढ़नी होगी, यानी कि जैसे माध्यिका हो गया, जैसे बहुलक हो गया, यानी कि समांतर माद हो गया, ये हम दोस्तों आपको बोर्ड में समझाएंगे, व्हाइट बोर्ड से समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमने आपसे वादा किया है कि BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ और BSc AG थर्ड सेमेस्टर की मैथ हम आपसे पूरी लगवाएंगे और बोर्ड पर लगवाएंगे और अच्छी लगवाएंगे और रेगुलर क्लासें देंगे, ठीक है। इसीलिए हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। तो क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिफिनीशन थी तो ये दोस्तों बोर्ड पर पढ़ाना सही नहीं था, तो इसीलिए दोस्तों हमने आपको डिफिनीशन इस तरीके से प्रस्तुत की है, ठीक है। और चौथा आपका क्या है, चौथा है आपका प्रस्तुतिकरण, यानी कि दोस्तों इस विधि के द्वारा एक समांगों को बिंदु, रेखाओं या रेखाचित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे अपनी अंपटी छाप मास्ते पर छोड़ सके। पांचवा दोस्तों है विश्लेषण, यानी कि दोस्तों एनालाइज, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, विभिन्न विधियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उनकी विशेषताएं ज्ञात की जाती हैं। यह विधियां माद, औसत, अपकरण, विषमता, समानता, मापन, इन विधियों द्वारा आंकड़ों की परस्पर तुलना भी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका छठा दोस्तों है निर्वाचन, यानी कि दोस्तों छठा दोस्तों है आपका निर्वाचन, यानी कि दोस्तों विशेषणात्मक अध्ययन के पश्चात निर्वाचन की विधि से द्वारा परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सातवां आपका क्या है, सातवां आपका दोस्तों है पूर्वानुमान, यानी कि दोस्तों प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य को सांख्यिक विधियों में शामिल किया जाए या नहीं। यह एक विवादग्रस्त विषय है, इस विषय के विद्वानों को कुछ मतभेद है, किंतु यदि गंभीरतापूर्वक सोचा जाए तो यह एक सांख्यिक विधि है जिनके द्वारा पूर्व के अनुमान परिणामों के आधार पर पूर्व अनुमान किया जाता है कि एक भावी गति की ओर निर्देशांक किया जाता है जिससे मानव का भी कल्याण किया जा सके, इसलिए इसे सांख्यिक विधियों में शामिल करना उचित होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये दोस्तों आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि में सांख्यिकी का उपयोग क्यों है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर से हैं ना, तो हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोगों का ये विषय है। हम लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर मैथ का काम क्या है, दोस्तों सांख्यिकी का बहुत काम है एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, कृषि में सांख्यिकी का उपयोग, यानी कि दोस्तों सांख्यिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न प्रकार किया जाता है। पहला क्या है, किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न गुणों को पता करना, यानी कि दोस्तों किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों के गुणों का पता करना, ये दोस्तों सांख्यिकी का उपयोग होता है। दूसरा दोस्तों है कार्बनिक, अकार्बनिक, कीटनाशक, अप्रतनाशी का विभिन्न फसलों पर प्रभाव ज्ञात करना, उनके विभिन्न स्तरों की तुलना करना, उनके विभिन्न विधियों द्वारा प्रयोग लाने की तुलना करना। ये दोस्तों आपकी प्रश्नावली 1 समाप्त हो गई। हमने आपसे वादा किया था ना कि 7 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, तो आपके 7 क्वेश्चन समाप्त हो गए, तो प्रश्नावली आपकी 1 क्लियर हो गई, ठीक है। तो दोस्तों हम आपसे डिस्कशन करेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणियन, यानी कि दोस्तों वर्गीकरण यानी कि दोस्तों वर्गीकरण कैसा है, और दोस्तों वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, और दोस्तों वर्गीकरण का आधार क्या है, और वर्गीकरण की विधियाँ क्या है। तो दोस्तों कल की क्लास मिलते हैं, और कल की क्लास देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की मैथ की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।